students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to the same. Students, it's chemistry for 12th class today. Okay, and now we were talking about the properties of d block elements for 3 days. So today we will discussing about some important topics of d block elements. Like next property will be formation of colored ions. My dear students, it is a very most important topic, formation of colored ions. क्वेश्चन ये है, टॉपिक ये है कि कलर्ड आयंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे बना लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब जुड़ करके किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंपाउंड बनाते हैं और जब उसका जो आयन बनता है तो वो कलर्ड होते हैं, उनके जो आयंस होते हैं कलर्ड होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूं। जैसे अगर आप देखना चाहें तो मैग्नीज़ पॉजिटिव का जो कलर होता है वो पिंक होता है, या पर्पल भी आप कह सकते हो इसको। ये मैग्नीज़ प्लस मैग्नीज़ जो एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और उसका जो कलर होता है, उसके जो आयन का कलर होता है, ये मैग्नीज़ आयन है जिसका कलर पिंक होता है। आप फेरस आयन का कलर देख सकते हैं, ग्रीनिश होता है। और फेरिक आयन का कलर देख सकते हैं, दैट इज येलोविश। Cu पॉजिटिव कॉपर पॉजिटिव देख लीजिए, ब्लू होता है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सब कलर्ड आयंस बनाते हैं। दिख रहे होंगे आपको, सब कलर्ड आयंस हैं ये। अब रीज़न आता है कि भाई दीज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस। तो मैग्नीज़ को ही ले लीजिए आप, 25 होता है मैग्नीज़ का एटॉमिक नंबर। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे, 2 8 10 to 12, 25 - 12 goes to 13। अब क्योंकि मैग्नीज़ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है, 2 को डोनेट किया है, तो 2 8 13 बचेंगे, इनको डोनेट कर दिया। जब आप इसे लेकर आओगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p6 एंड 3d5। डी सबसेल है, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबसेल में। नाम dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो इन सच ए कंडीशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। 5 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं डी सब सेल में, 5 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। अब दीज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू एब्जॉर्ब, these 5 unpaired electrons try to absorb the light from visible region। ये जितने भी 5 हैं इस कंडीशन में, तो 5 हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर ट्राई टू एब्जॉर्ब द लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन। विजिबल रीजन जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, वहाँ से ये कलर को, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो वेवलेंथ कलर की जिस अकॉर्डिंग होती है उसी अकॉर्डिंग जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से बनते हैं कलर्ड आयंस। अब ये एनर्जी मतलब किस तरह से ये एब्जॉर्ब करते हैं इस लाइट को, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आपके डी ऑर्बिटल हैं, डी सबसेल है, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा एक्साइटेड अब इस टाइम पे ग्राउंड स्टेट में है सबसेल, ये ऑर्बिटल इस वक्त ग्राउंड स्टेट में है, और फिर ये चला जाता है आपका एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आ गया है ये, और फिर ये 2 पार्ट में आपका टूट जाता है। एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल और एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है उसे T2g कहते हैं, जिसके अंडर में आते हैं dxy, dyz और dzx। और हायर एनर्जी लेवल में आता है Eg।
जिसमें होते हैं dx² - y² और dz²। तो ये दो ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक T2g और एक Eg। तो ये जो जब यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं जो, तो यहाँ से क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जंप करना चाहता है। और ये जो जंप करने के लिए जो नीडेड एनर्जी होती है, ज़रूरी एनर्जी होती है जंप करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, वो विजिबल रीजन से ही मिल जाती है, उन रेडिएशन से ही मिल जाती है जो रेडिएशंस वहाँ पर हैं विजिबल रीजन में। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करने के लिए उतनी एनर्जी वहाँ पर मिल जाती है और ये कलर आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। आप कॉपर पॉजिटिव को ले लीजिए, 29 होता है कॉपर का, 28, 2 कितने हो गए, 12 हो गए। और 29 में से जब 12 जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ बचेंगे 17। अब क्योंकि कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर रहा है, तो 2 8 कितने बचे, 17 बचे। जब आप इसको देखेंगे बनाएंगे तो 3s2, 3p6 और 3d 9, 6 और 2 8 एंड 9 17। डी सबसेल है, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया जो कि आराम से विजिबल रीजन से 1 इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करके और अपने आप को कलर्ड बना सकता है। ब्लू कलर इसका होता है, कॉपर पॉजिटिव। तो समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, क्यों बनते हैं कलर्ड आयंस, ये भी आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं वो 3 तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करते हैं। 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक, सेकंड इज डायमैग्नेटिक एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक। तो हम बात करते हैं, दिस इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? व्हाट आर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको रीजन भी यहाँ पर लिखना है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब रीजन लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons. This is the reason, because unpaired electrons are present and easily attracted by the magnetic field. These are called paramagnetic. Next is diamagnetic substance. Diamagnetic substances are those substances which are repelled by a magnetic field due to प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं टोटल। इनमें जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो रिपल किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। क्यों रिपल किए गए हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारी पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड है ही नहीं। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड स्ट्रोंगली, बहुत मजबूती के से, बहुत तेजी से, मतलब एज कंपेयर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in the form of domains, in the form of domains.
स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट किए जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डोमेन्स की वजह से, डोमेन्स के बनने की वजह से, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं और डोमेन्स बन जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक ही उसमें होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहे आपकी पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक हो, ठीक है, मोस्टली तो ये दो ही पढ़ी जाएंगी। तो इन दोनों को जो है, इन दोनों के लिए मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पर दिया गया है म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है n+2 bm, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, bm क्या है, बोर मैग्नेटन। ओके, ये यूनिट ज़रूर लिखनी है। अब सपोज दैट कि कहीं पर आपको मिल गया कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, तो आप म्यू इक्वल टू कैसे करेंगे, 1 और 1+2, देन यू विल गॉट, क्या पाएंगे आप, 1 है बाहर और 1+2 मतलब 3, ये √3 आ गया। अब निकालना है इसका, किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे भाई, तो इसको आप डिविजनल मेथड की हेल्प ले सकते हो। √3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितने की टेबल, आप इसमें 1 की ही टेबल पढ़ सकते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2, बच गए आपके यहाँ पर 2। आप पूरा का पूरा पेयर उतारोगे, सपोज दैट कि आपने यहाँ पर 200, 00 ही उतरेगा, जब कोई और नंबर है 00 आप उतार सकते हैं पॉइंट लगा करके, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आप लिखिए, जो भी नंबर आपको लिखना है, चलिए कोई भी नंबर यहाँ पर बताइए कितने से आप इसको पढ़ना चाहते हैं, 5 से, 25 5 ज़ा 6 से, 7 से करके देख लीजिए, 7 7 7 ज़ा 49 होते हैं, और 7 2 ज़ा 14, 14 और 4 कितने हो गए आपके 18, 189 हो गए। कितने बच गए आपके पास में, 11 बच गए, आप 7 टाइम पढ़ चुके हो। फिर से 00 आप उतार लीजिए यहाँ पर, ये कितने हो गए, 7 7 14 1 और ये हो गया 3, 34। कोई भी नंबर आप फिर से यहाँ पर जितना आप लोगे उतने से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। कितना लेना चाहते हैं, 3 ले लीजिए सपोज। जब आप 3 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9 और 1 10। जो बच रहा है यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 7 बच गया, ठीक है, और यहाँ आपका बस यही बचेगा, तो ये आ गया 3। फिर से आप 00 यहाँ पर बढ़ाएंगे, इन जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 6 हो गया, 4 3। कितने से आप लिखना चाहोगे, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर 1.73 जो भी आएगा BM। तो किसी के लिए भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैग्नेटिक मोमेंट कई बार आता है ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, कलर्ड आयंस आपने बना लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पर हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आपने देखा होगा, ये इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। PtCN4 Cl2SO4 इस तरह के बनाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। पहला रीज़न, द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस आर कंपैरेटिवली, इनका जो कंपैरेटिवली साइज जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयंस। पहला रीज़न, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयंस का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। नंबर 2, इनके पास में हायर आयनिक चार्ज होता है, इनके पास हायर आयनिक चार्ज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिससे लिगैंड आराम से यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन डी ऑर्बिटल, बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल।
तो आराम से, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, ये लिगैंड ही तो हैं, ये क्या है, ये लिगैंड ही तो हैं, आपस में आराम से देखिए एफ के आपस में अनपेयर्ड मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो सी एन के जो लिगैंड है आराम से एफ के अंदर आकर के बैठ जाएंगे आराम से। ऐसे ही यहाँ सी एन के जो लिगैंड है वो प्लेटिनम के पास में आकर के आराम से ऑक्यूपाई कर जाएंगे। ये है, तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चलता हूँ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का बनना एंड व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डी एलिमेंट ले लीजिए, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो उनके अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मान लो सपोज दैट कि ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपने यहाँ पर ये इस तरह से दिखा दिए, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ इंटरस्टिशियल स्पेसेस देयर, ये दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस, ये दिख रहा है आपको इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो आप इनको कह सकते हैं व्हेन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑक्यूपाइड बाय सम लाइट एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, लाइक हाइड्रोजन, लाइक कार्बन, लाइक बोरॉन एक्सेट्रा। व्हेन द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ D block elements is occupied by some light element like nitrogen, hydrogen, carbon and boron. Then forming compounds are known as interstitial compounds. पहले जो गैप था D block elements में, कोई भी हो सकता, उसको यहाँ पर फिल कर दिया गया है कुछ हल्के एलिमेंट्स की हेल्प से। And now it become more hard, बहुत हार्ड हो जाता है। नंबर 2, they have हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग मेटल। जो करस्पॉन्डिंग मेटल थे, जो पहली मेटल थे, उसके मुकाबले इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, ठीक है। नंबर 3, इसकी जो इनर्टनेस है वो इंक्रीज हो गई है। नाउ इट इज़ नॉट एबल टू रिएक्ट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल द वैलेंसीज हैज़ बीन ऑक्यूपाइड। ये है, तो ये जो है इनकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये, और ये इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो प्योर मेटल की ही तरह होती है। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पल जैसे ब्रास है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पर स्टील है। स्टील क्या है, आयरन के अंदर कार्बन ऐड कर दिया जाता है। द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ आयरन इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन मोलिक्यूल्स, तब बनता है स्टील। आयरन की अदर फॉर्म स्टील, मोर हार्डर। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास में केवल इतना ही। टाइम देखिए, अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही अभी काफ़ी बचा हुआ है, देखिए अभी कुछ टॉपिक यहाँ पर बाकी हैं, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें आराम से हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से करके पढ़ते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।